हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 23 जुलाई के करंट अफेयर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हम क्या करते हैं, अब हम कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं ना, जहाँ पे रेलिवेंट होता है न्यूज़, बिल्कुल अभी ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर को ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दी आंसर्स। तो डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है ना उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अभी भी प्लानर है फॉर यूपीएससी 2026, जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, वहां पे आपको एक लिस्ट दी जाती है ऑफ टॉपिक्स जो कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं। ठीक है, एंड सब टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को, क्योंकि आपको एक ट्रैक कर दिया गया होता है साथ में, है ना। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन टू बिगिन विद, सबसे पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट गवर्नर्स पास। सो बेसिकली आज की जो न्यूज़ है उसमें भी बच्चों का काफ़ी कई बार कमेंट आता है, तो उसमें मैं बता दूं कि द हिंदू से ली गई यही न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो न्यूज़ थी वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में सेम थी, तो द हिंदू को हमने यहाँ पे प्रेफर किया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उसी के ऊपर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से ही जो अपनी न्यूज़पेपर की हैबिट है उसको बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो अब द हिंदू को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसकी पहली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट्स ऑन प्रेसिडेंट गवर्नर्स पावर्स। तो बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट जब हम डिस्कस करते हैं ना, वो यही है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उनको माना जा रहा है, अभी तक सिर्फ ये एलिगेशन ही है, ठीक है, कि माना जा रहा है कि उन्होंने जो असेंट है, सिंस अब गवर्नर के पास पावर होती है इन द स्टेट की कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर बिल पास करती है तो लाइक सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का असेंट रिक्वायर्ड रहता है, तो अब हमारे पास स्टेट्स में जो असेंट ऑफ द गवर्नर इज रिक्वायर्ड, तो उन्होंने वो असेंट देने के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम तो दिया नहीं है यहाँ पर कि कितने टाइम तक वो विदहोल्ड कर सकते हैं, है ना, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन, नॉट ओनली रेजोल्यूशन की जहाँ यहाँ पे बात करें, जितने भी बिल्स हैं पास किए थे उसको असेंट ही नहीं दिया गया था। तो जिसके बेसिस पे जो अब सरकार है, जो स्टेट है तमिलनाडु की, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अप्रोच किया था, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर इन्वोक की गई थी, जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे एड मांगी थी। एंड उसी के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पर जो न्यूज़ आपको ये चीज़ बोल रही है, उन्होंने यही बोला है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल है उसके ऊपर यही है कि पहली चीज़ कि जो असेंट है इसको विदहोल्ड करने का जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, तो क्या वो असेंट के लिए टाइम स्पेसिफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि क्या जुडिशरी यहाँ पर एट एन ऑनरेबल पोस्ट या पोजीशन लाइक दैट ऑफ द गवर्नर या प्रेसिडेंट, क्योंकि अब प्रेसिडेंट के ऊपर भी मुद्दा उठेगा ना कि वो कितना टाइम तक विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट, है ना, तो क्या जुडिशरी इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि क्या ये जो जुडिशरी अगर डिसाइड कर सकती है तो क्या वो बाइंडिंग हो सकता है ऑन आइदर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको न्यूज़ ने बताई है, एंड इसको लेकर अब जो हियरिंग है वो नेक्स्ट मंथ में है, अगस्त के अंदर उसके ऊपर हियरिंग होनी है, तो न्यूज़ ने आपको यही चीज़ बताई। सो बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हम क्या पढ़ेंगे, हम इससे जुड़ा सवाल देखेंगे, है ना। सवाल यही है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट के ऊपर कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट में रिजर्व अ बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इट एंडेंजर्स द पोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। Second, Article 201 of the Constitution of India lays down provisions for the annual financial statement of a state. तो annual financial statement जो है हमारा वर्ड किया जाता है यूज फॉर बजट, क्योंकि बजट वर्ड जो है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया है, तो हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा आर्टिकल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 202 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, 201 दिया गया था आपको। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आर्टिकल 201 क्या है। ठीक है, देन आर्टिकल 200 है हमारा असेंट टू द बिल्स। इसके अंदर आपको एक ये चीज दी गई है कि प्रोवाइडेड द फर्दर द गवर्नर शैल नॉट असेंट टू बट शैल रिजर्व द कंसिडरेशन फॉर the consideration of the president any bill which in the opinion of the governor would, if it becomes law, so derogate the powers of the high court as to endanger the position which that the court is by this constitution designated to fill। ठीक है, तो कोई भी अगर असेंट यहाँ पर विदहोल्ड करते हैं गवर्नर, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बिल पास होकर एक्ट बन जाता है स्टेट के अंदर एंड वो यहाँ पर हाई कोर्ट की पोजीशन को चैलेंज कर सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, तो वो प्रेसिडेंट के लिए असेंट इसका जो है या प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए इसे विदहोल्ड कर सकते हैं। बट अगेन ड्यूरेशन क्या है वो अभी स्पेसिफाइड नहीं है, जिसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन होनी है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोल पैनल हैज टू होल्ड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने यही चीज बोली गई है कि उनको फटाफट से यहाँ पर इलेक्शन के लिए कॉल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन द केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन या सडनली जब अब कोई भी रीजन होता है ना, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम कीपिंग या अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग फॉर फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यहाँ पे गैजेटेड नोटिफिकेशन जो है इशू कर दी गई है सरकार के द्वारा कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अभी फ्रेश रिक्वायरमेंट अभी है। ठीक है, तो कमीशन जो है इसको अनाउंस करना है टू फिल द पोजीशन विद इमीडिएट इफेक्ट, एंड बाय द टाइम हमारे पास नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तो पुराने जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे पास धनखड़ जी, वो अभी ऑफिस में यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अब उनकी जगह जो राज्यसभा में प्रिसाइड कर सकते हैं जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं सिंस वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के तौर पे जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं अब वो उनकी जगह यहाँ पर राज्यसभा में चेयर कर सकते हैं। देन ही विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स चार्ज। यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई। एंड इन द केस ऑफ डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोला है कि फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन जो इलेक्शन कमीशन है ना, उनको इलेक्शंस के लिए इमीडिएटली यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। ये स्पेसिफिक आपको चीज बोली गई है। एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे पास पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स कैसे, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करता है। वेराज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स पहली बात तो नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो अब स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके मेंबर्स जो हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास के इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड उन्होंने यही बोला है कि जो मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज है दे कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, एंड किसी भी तरह की विप के अंडर वो यहाँ पर जो है बाउंड नहीं होते हैं। तो विप क्या होती है? विप का मतलब एक बेसिकली क्या होता है, चाबुक होती है। ठीक है, चाबुक वर्ड यूज करते हैं। तो डिफरेंट तरह की विप्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है, अकॉर्डिंग टू विच कई बार जो पार्टी मेंबर्स है, अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट आप जाते हो है ना, तो कभी अब आगे आएगा ना क्वेश्चन, तो विप के ऊपर भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो विप में पार्टी लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप वोट नहीं करते तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, सो अब विप के अंडर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप बाउंड नहीं होते हो। एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं उनके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, इलेक्शन रूल्स ऑफ 1974। एंड यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारे पास 20 इलेक्टर्स एंड 20 प्रपोजर्स होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 20 सेकेंडर्स एंड 20 इलेक्टर्स, ये दोनों होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कि एज जो 20 इलेक्टर्स हैं वो प्रपोजर्स की तरह एक्ट करेंगे एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स की तरह, यानी कि टोटल हमारे पास 40 लोग जो हैं, कोई भी अगर व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ठीक है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर होंगे जो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, तो प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स उनके पास होने चाहिए, तो 20 होते हैं। तो इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कितने होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताना। तो अब ये जो पेपर्स है भरने के लिए 15,000 रुपए की जो डिपॉजिट फी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फी है, अब इसे क्यों भरवाया जाता है? ताकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ही ऐसी प्रेस्टिजियस पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। ठीक है, 15,000 रुपए भरकर अब क्या करते हैं, नामांकन भरने जाते हैं, अपना नॉमिनेशन फिल करने जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास। एंड रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पार्लियामेंट की सेक्रेटरी ही जनरली होते हैं। ठीक है, तो 2 और लोग होते हैं जो एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, जो सारा पेपर वर्क वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रोटेशन के बेसिस पे यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं टाइमली, एंड असिस्टेंट हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल 66 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एंड वोटिंग एट सच एन इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड बाय अ सीक्रेट बैलेट। तो हमारे पास होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के केस में क्या होता है हमारे पास, फटाफट से बता देती हूँ आपको कि बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सपोज कीजिए 5 नाम दिए गए हैं ABCDE। ठीक है, सो अब यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के केसेस में क्या करते हो कि आप नंबर्स को फिल करते हो कि आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बंदा है जो कि वीपी बनना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। इन दैट के सपोज आपको C पर्सन लगता है तो यहाँ पे आप 1 नंबर लिखोगे। देन आपको लग रहा है A पर्सन जो है वो ज़्यादा डिजर्विंग है, बट जो हमारा C पर्सन है उससे कम है तो 2 लिखोगे। देन आप ये ना नंबरिंग करना शुरू कर देते हो।
ठीक है। सो मैक्सिमम अब जिसके पास एक सिंगल वोट है, सभी के पास एक एक सिंगल वोट है, तो उसके बाद क्या होगा कि जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे यहाँ पे, जो टॉप 3 के अंदर, टॉप 2 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आप कह सकते हो कि राउंड्स के अंदर वोटिंग कंडक्ट कराई जाती है ना, तो नंबर 1 जिसको मैक्सिमम मिला होगा उसके अकॉर्डिंगली एक तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनको 50% + 1 अगर वोटिंग मिल जाती है, यानी कि 50 + 1 वोट्स के अकॉर्डिंगली अगर मिल जाते हैं, या टोटल हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी उसका 50% से एक ज्यादा मिल जाता है अगर उनको, तो वो तो डायरेक्टली फर्स्ट राउंड में ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। बट अगर नहीं होता है ऐसा, तो नंबर 2 किसने ज्यादातर फिल किया है या नंबर 3, अकॉर्डिंगली ऐसे चलता रहता है, तो हमारे पास वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंगली होता है। वेराज जो जनरल इलेक्शंस में अगर हम बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है कि मैक्सिमम मेजोरिटी किसको वोट मिली है वो पता लग गया, वो वहां पे 50% वाला क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं होता। 50% वाला क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है जब आपको पूरी की पूरी सरकार या तो एक स्टेट के अंदर या आप कह सकते हो पार्लियामेंट लेवल पे, लोकसभा में बनानी होती है। ठीक है, सो अब असेंबली में एवरी वोट इज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हैज द सेम वैल्यू, दैट इज ऑफ 1। तो जो प्रेसिडेंट के केस में है उसकी एक वैल्यू नहीं होती, वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन यहाँ पर होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में एक सिंगल वोट यहाँ पर होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टू सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, दैट इज 50% ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट +1। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। देन अब सवाल आपका यही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टर्म, माइंड इट, ये टर्म ना बहुत अच्छे से पढ़ना, ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। Second, a petition challenging the election of the vice president is heard by a 3 judges bench of the Supreme Court of India. So which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का यही था कि जब टर्म की एक्सपायरी होती है, ओनली इन दैट केस विद इन 60 days, जो कि अब 60 days अगर टर्म्स के रह गए हैं, ठीक है, एक टर्म है 5 ईयर की टर्म है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 5 साल कंप्लीट होने में भी 60 दिन बचे हैं, तो उससे पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी ताकि 61st डे पे हमारे पास एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, वो भी एक्सपिरेशन ऑफ द टर्म पे होता है। रेजिग्नेशन एंड डेथ के केस में ये चीज नहीं होती, उस टाइम पे इमीडिएट इफेक्ट से कॉल आउट करना पड़ता है फॉर इलेक्शन। हमने पिछली न्यूज में ये चीज को डिस्कस किया था। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जहां पे आपको यूपीएससी सवाल पूछता है। तो अब मैंने जैसे बोला था, आपको जो पेपर है उसके अकॉर्डिंगली हम सवाल डेली थोड़ा थोड़ा मुश्किल करना शुरू करेंगे। देन सेकंड था हमारा जो पिटिशन चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जाता तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पर देखता है। ठीक है, उसको हियर करता है 3 जजेस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमारे पास 5 जजेस का बेंच होता है। ठीक है, 5 जजेस का एक बेंच होता है जिनका डिसीजन बाइंडिंग होगा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। एंड ये जो 60 days वाली बात आपको कही गई है, ये द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952 के जो सेक्शन 4 है उसका सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 3 का, अब यहाँ पे क्लॉज जो हमारी 1 है उसका सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली बना के दिया गया है कि 60 days 60th डे बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट। तो दोनों के केस में यहाँ पे एक्सपिरेशन ऑफ टर्म्स में 60 days प्रायर टू द एक्सपिरेशन ऑफ द टर्म इलेक्शन जो है वो कॉल किए जाते हैं मैंडेटरी बेसिस पे। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए ही यहाँ पर स्टैंड करता है। तो प्लीज माइंड इट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रॉम डाइंग रीव्स टू फ्लडेड ग्रेव्स, वानुआतू इज अ लीडिंग ग्लोबल क्लाइमेट केस। सो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट यही है, कॉन्टेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि कैसे कैसे हर एक कंट्री, बीट वो आइलैंड नेशन है या वो लैंडलॉक नेशन है, उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। वानुआतू बीइंग एन आइलैंड नेशन, तो अब आपका काम यहाँ पे होमवर्क यही है कि वानुआतू की आप पोजीशन देखोगे जाके मैप के ऊपर। ठीक है, जब आप न्यूज देख रहे होगे तो आप वानुआतू की यहाँ पे लोकेशन देखना। तो वानुआतू के केव्स में ना क्या है कि हमारे पास कोरल्स वहां पे बहुत ज्यादा एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, सो कोरल्स के केसेस में अब क्या है, वहां पे रिपीटेडली टाइम एंड अगेन धीरे धीरे करके क्या हुआ, सुना, आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक भी आया वहां पे, रिपीटेडली साइक्लोन्स भी आए। ठीक है, सो एक बार साइक्लोन आया, उसके बाद रिपीटेडली 2-3 साइक्लोन्स आ गए। ठीक है, सो उसके बाद एक अर्थक्वेक आ गया। अब व्हाट हैपेंड इज कि अब हमें यहां पर समझने के लिए कि जो कोरल्स हैं ये अब मर क्यों गए हैं, डेड कैसे हो गए। ठीक है, ऐसा क्या सिचुएशन आई। अब ये तीनों के तीनों यानी कि साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक के केसेस में हम ये मान सकते हैं कि पॉलिप्स या कोरल्स के केसेस में एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन थी। ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन से सेकेंड सी बात यहाँ पे यही है जो कि एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, जिस वजह से अब क्या हो गया है, हमारा अर्थक्वेक भी आया, सुनामी भी आई, क्लाइमेट चेंज भी है, सी लेवल राइज भी हो रहा है।
एंड वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। सो ये सारी की सारी चीजें अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली हो रही है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द कोरल्स या कोरल पॉलिप्स। सो चलो उसके बेसिस पे मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताती हूँ जिनको नहीं पता कि कोरल्स क्या होते हैं। ठीक है, कोरल्स जो है हमारे पास, आप कह सकते हो कैल्शियम के ढांचे होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन्स वर्ड हम यूज करते हैं उनके लिए। ठीक है, एक्सोस्केलेटन्स होते हैं। ठीक है, तो अब इन दैट केस क्या होता है, वो इनिशियली हमारे पास वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, जो कोरल्स होते हैं, अब उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जनरली हार्ड कोरल्स की हम बात करते हैं, सॉफ्ट कोरल्स का टॉपिक बाद में देखेंगे कभी, है ना। तो हार्ड कोरल्स होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम की वजह से, अब वो वाइट कलर के होते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, उनको एक कलर, डिफरेंट कलर देने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, ज़ूज़ैंथले बोलते हैं। ठीक है, ज़ूज़ैंथले क्या है, अब कोरल पॉलिप के साथ आपस में आप कह सकते हो म्यूचुअलिज्म के अंडर होते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर अब एक हंटिंग करता है, दूसरे की अब रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग अ प्लेस टू स्टे। ठीक है, ज़ूज़ैंथले का क्या काम है, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इन रिटर्न मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए वो पॉलिप की हेल्प करता है। पॉलिप जो है वो अब न्यूट्रिएंट्स यहाँ से भी डिराइव कर सकता है। तो ठीक है, एक म्यूचुअलिज्म वाला उनका अब आपस में रिलेशनशिप है। तो ज़ूज़ैंथले जो है वो कलर्स भी पॉलिप को देता है डिफरेंट डिफरेंट, जिस वजह से हम देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो हमारे पास कोरल पॉलिप्स होते हैं या कोरल्स होते हैं, उनका कलर अलग और यूनिक होता है। ठीक है, सो जब भी कोई ऐसी स्ट्रेस कंडीशन छोटे पीरियड के लिए होती है ना, तो अब अपने आप का बचाव करना जरूरी होता है। तो कोरल पॉलिप क्या करता है, इन ज़ूज़ैंथले को एक्सट्रैक्ट कर देता है, एक्सपेल कर देता है। उस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो ज़ूज़ैंथले हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं ऑन द सी सरफेस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अब जो हमारे पास पॉलिप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं यहाँ पे कंडक्ट कर सकते, बट वो बाय अदर मीन्स अगर हम देख रहे हैं तो वो सस्टेन कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अंडर स्ट्रेस कंडीशंस ऑल्सो, बट वो अपने कलर्स को एक्सपेल कर रहे हैं, ज़ूज़ैंथले अब फ्लोट कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, ये अगर स्ट्रेस कंडीशन और ज्यादा डिले हो जाए या बार बार ऐसी स्ट्रेस कंडीशन रिपीट हो जाए, तो इन दी लॉन्गर रन वो स्ट्रेस हमारे पास कंडीशन कौन सी हो सकती है कि वाटर लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सी लेवल हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, राइज हो रहा है। स्ट्रेस कंडीशन जो है ऐसे अगर डिफरेंट तरीके से बढ़ती जा रही है, साइक्लोन के केसेस आगे फॉर एग्जांपल, है ना, स्ट्रेस कंडीशन दिए, बचाव करना जरूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो टाइम एंड अगेन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो कोरल पॉलिप जो है वो भी मर जाता है। सेम ऐसी चीज यहां पर क्या हुई, वानुआतू के केसेस में हुई है। ठीक है, सो इन दिस केस अब उन्होंने क्या बोला है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गए हैं यहाँ पर, जिनका डिसीजन अभी पेंडिंग है। उन्होंने बोला कि जितनी भी कंट्रीज हैं, एंड माइंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जो वानुआतू है, जब वो ये डिसीजन के लिए या इस गुहार को लेके आईसीजे के पास जब गया है ना, तो 163 कंट्रीज बैक कर रही हैं वानुआतू को। तो कहीं ना कहीं 163 कंट्रीज खुद से भी तो लायबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, बट स्टिल वो वानुआतू को सपोर्ट कर रहे हैं कि अब ऐसा जो सिचुएशन हो गई है कि वानुआतू का एक तो टूरिज्म भी तो खराब हुआ है इसकी वजह से, है ना, कि पॉलिप्स भी मर गए क्लाइमेट चेंज की वजह से, अब हमारे पास इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। सो इन दैट सिचुएशन जो भी डिसीजन आईसीजे का होगा, दो नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ डिसीजन आता है तो एटलीस्ट लोगों के या कंट्रीज के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि एक तरह का प्रेसिडेंट ये बन जाए कि दैट द थिंग्स दैट वी नीड टू चेंज ऑल टुगेदर, कि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम सभी की लाइफ में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैरी आउट करना है तो सस्टेनेबली करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से रियलिटी चेक देने के लिए। सो अब वानुआतू के लिए अब जो डिसीजन है आईसीजे का वो पेंडिंग है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चीज बोली एंड बोला कि उनके तो एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन वानुआतू की वो डिपेंड करती है फार्मिंग एंड स्मॉल स्केल फार्मिंग के ऊपर, तो उनके जो एग्रीकल्चर या आप कह सकते हो नॉर्मल रूटीन के अंदर ही क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा भर गया है, या उनके एजुकेशन सिस्टम में क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि वो सेल्फ अवेयर तो इतने ज्यादा हैं, तभी वो आईसीजे के पास जा रहे हैं ये गुहार लेकर। अब सवाल देखते हैं, द कोरल्स एंड ज़ूज़ैंथले हैव अ पैरासिटिक रिलेशनशिप। Second, when coral bleaches, it is dead. Which of the statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कि अब हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, जिनको हम ज़ूज़ैंथले बोलते हैं, इनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सिम्बायोटिक वर्ड भी दिया गया होता ना सवाल के अंदर, तो आप थोड़ा सा इसको कंसिडर कर सकते थे कि यहाँ पे आपको
पैरासिटिक की जगह अगर दिया होता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में चांसेस वर के 1/3 आपका जो सवाल है वो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि म्यूचुअलिज्म जो है वो हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। बट चलो अभी के लिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनका नहीं होता है। टू बी एग्जैक्ट हम प्रिसाइज वर्ड यूज करेंगे, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। देन उसके बाद सेकंड था कि कोरल जब हमारे पास ब्लीचिंग होती है क्या वो डेड हो जाते हैं? कोरल ब्लीचिंग में नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर आपको यहाँ पे दिया गया होता तो वो डेड हो जाता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपको कोरल ब्लीचिंग प्रॉपर दिया गया है। जैसे ही लेक्चर डिलीवर होता है इसके बाद जब आपके पास ये पीडीएफ है पहुंचा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब उस चैनल को भी। देन यूएस टू पोल आउट ऑफ यूनेस्को अगेन 2 years आफ्टर रीजॉइनिंग। सो बेसिकली ना यूनेस्को का इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको वही बता रही हूँ कि हमारे पास हमें पता है ना कि यूनेस्को क्या है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब जो हेरिटेज साइट्स भी निकालती है टाइमली अगेन, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है किसको, पैलेस्टीन को एज अ स्टेट, एंड उन्होंने बोला आप एज अ मेंबर यूनेस्को को ज्वाइन कर सकते हो। जिस वजह से अब जो ट्रम्प है यूएस से जो है ऑल टुगेदर उन्होंने बोल दिया है कि हम यूनेस्को का पार्ट नहीं रहेंगे, एंड दिस इज फॉर द 3rd टाइम उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अब उन्होंने इसके पीछे का रीजन यही दिया है कि सिंस आपने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया एंड यूएसए का जो स्टैंड है वो इजराइल की तरफ है, उन्होंने बोला कि इट इज हाईली प्रॉब्लमैटिक फॉर यूएसए एंड इट इज कॉन्ट्ररी टू द यूएस पॉलिसी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोलिफरेशन ऑफ एंटी इजराइल रियोटिक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप एंटी इजराइल टेंडेंसीज को यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता, इसलिए हम इसे छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। एक रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी है कि यूएसए जो है मैक्सिमम शेयर ऑफ एजेंसी यानी कि यूनेस्को का बजट प्रोवाइड करता है, बट अब जो यूनेस्को के इस टाइम पे चेयरपर्सन है उन्होंने ये चीज बोली है कि दे विल बी एबल टू मैनेज विद इट, सिंस अब यूएसए का डिसीजन है, वी रिस्पेक्ट इट, ठीक है। सो उन्होंने यही चीज बोली। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें सवाल देखना है। यूनेस्को देखते हैं। यूनेस्को वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1943। सेकेंड, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनेस्को। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है कि 1943 नहीं, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी उसके बाद 1945 में 16 नवंबर को इसको बनाया गया था। तो बेसिक सा आज सवाल था। अगली बार यूनेस्को की जब बात करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सवाल देखेंगे। देन रिडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। सो ये न्यूज में आपको मैं कॉन्टेक्स्ट जो बताना चाह रही हूँ वो यही है कि सिंस जब हमें पता है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है, सरकार को अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसके लिए हमें चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे लेजिस्लेशंस के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी के हिसाब से जितने भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी ऑन देयर ओन, तो अभी गवर्नमेंट जो है उसकी मोनोपोली है, ठीक है। सो अब सिंस इंडिया को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर या मल्टीपल चीज़ों को लेकर, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एक तरह से रिलेटिवली क्लीन एनर्जी है, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, प्लस हमारी जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसका अभी हमारे पास फुल पोटेंशियल निकल के बाहर नहीं आया है, तो हमारे पास द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सो अब इस न्यूज को सिंस मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है आपको इंपॉर्टेंट चीजें, एक दो चीजें मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है, जिस्ट में यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगी आपके साथ कि इंडिया हैज एन अर्ली स्टार्ट सेटिंग अप एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, ठीक है, अप्सरा एरिया के अंदर 1956 के अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, एंड ऑन एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तारापुर 1963 के अंदर, कि इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था शुरू काम करना एज कंपेयर टू अदर नेशंस इंक्लूडिंग दैट ऑफ चाइना, कि चाइना में भी इतना नहीं हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। बट धीरे धीरे हम 1980s की तरफ जब जाते हैं, जो ये न्यूज़ कह रही है, हमारा जो आइडिया था कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है न्यूक्लियर एनर्जी से, वो 1980s तक थोड़ा बहुत ना डिले होता रहा। उसके बाद हम देख रहे हैं 80s के बाद सिंस हमारे पास जो वॉलेटिलिटी थी गवर्नमेंट को लेकर, उसकी वजह से डिले ही होता गया, ठीक है। बट नाउ इज द करेक्ट टाइम द गवर्नमेंट इज फीलिंग कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है 480 गीगावाट्स के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें 5-fold इंक्रीज चाहिए होगा
सिंस हमारी पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है, 2050 तक, तो हमें 5-fold इंक्रीज चाहिए इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी से भी और न्यूक्लियर एनर्जी से भी, ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स को टोटली इरेडिकेट कर सके, ठीक है। एंड हमारा जो ऑब्वियस कैंडिडेट टू फ्यूल इंडियाज एनर्जी ग्रोथ इज अ न्यूक्लियर पावर, के न्यूक्लियर पावर ही हमारे पास इकलौता ऐसा ऑप्शन रह गया है। देन न्यूक्लियर पावर फाइनेंसिंग इज अ क्वालिटेटिव different because of higher upfront capital cost, low operating cost and a safe cycle of 50 to 60 years and cost associated with decommissioning as well as managing radioactive waste। तो बेसिकली इस न्यूज़ के अंदर ना आपको एक चीज़ और बोली गई है कि इनिशियल कॉस्ट जो सेट करने का हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से कोई एक सिंगल मार्केट प्लेयर, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकार हो ना, वो एक साथ नहीं कर सकती, या तो बहुत बड़ा प्लेयर, दैट इज कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो सके तो वेल एंड गुड है, ठीक है, कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग इसके बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर वो भी हम कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम इसे कमीशन कर भी देते हैं, बनाना शुरू भी करते हैं, तो सेफ्टी को लेकर बहुत मुद्दा आएगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस एनरिच्ड न्यूक्लियर एनर्जी होगी, वो एनरिच्ड न्यूक्लियर होगा, यूरेनियम होगा, है ना, सो उसको अब हैंडल करने का सिचुएशन अलग है। तो अब उसके हिसाब से हमें पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से रखनी है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। प्लस इसका एक और फायदा यहाँ पे ये बोला कि एक बार अगर ये हाई कॉस्ट को हम बेयर कर लेते हैं, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट प्लेयर इसको बेयर कर लेता है, तो एटलीस्ट 70 to 80 ईयर्स के लिए हम एक सेफ तरीके से क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द लॉन्गर रन, ठीक है। ये आपको न्यूज़ ने ये चीज़ बोली, तो इसको आप ना एक लाइट रीडिंग दोगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि 1-2 लॉज हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो लॉज हैं, बट उसके अलावा आप एक इंपॉर्टेंटली लाइट रीडिंग 1 या 2 बार इसको दे देना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, जिस्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है। देन सवाल यही है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। Second, India has pledged to achieve a carbon intensity reduction of 45% over 2005 levels by 2030. Which of the statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर पता क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 20, ओनली 2, ठीक है। अब 45% हमें 2005 के लेवल से कट करना है बाय 2030। इंडिया ने ये चीज को प्रॉमिस किया है कि इंडिया स्टैंड्स कमिटेड टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अ की टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। तो अब यहाँ पर हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है ना, मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, जो लाइट रीडिंग के लिए बोला है, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम उस एनर्जी को लेकर चलते हैं ना कि जो बार बार हम जिससे जो रिन्यू होती रहे, जैसे विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, वो बार बार रिन्यू होती जा रही है ना, वहीं से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में हम क्या कर रहे हैं? यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं। क्या वो रिन्यूएबल है? नहीं है ना, बट वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी काउंट नहीं होता। तो हमें यहाँ पे रीडिफाइन करने की जरूरत है चीज़ों को। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कुछ रीटर्मिंग करने की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देन अब आपके पास न्यूज़ है कि एक्सट्रीम वेदर में हार्म इंडियन सिटीज कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉसेस। तो यहाँ पे अगेन क्या है, हमारा हीटिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इशू क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको लाइट रीडिंग देंगे। देन ग्लोरियस करियर के बाद MiG-21 फाइटर जेट्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे सितंबर के अंदर, एंड आर्मी को फ्रेश बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिले हैं फ्रॉम यूएसए। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको एक लाइट रीडिंग दे देना और इसके बाद इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई भी इशू होता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।